हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो मॉर्निंग सेशन में 6 Feb 2025 को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आरएसएम एसएसबी जेईई का जो पेपर हुआ उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हम इन सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे ऑब्जेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फटाफट कवर करते हैं और वी आर गोइंग टू कवर ओनली द टेक्निकल पार्ट हियर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नॉन टेक्निकल पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एएम वेव इज चेंज फ्रॉम 0 to 1, द ट्रांसमिटेड पावर इज रिमेन अनचेंज इन इंक्रीज बाय 50%, हाफ, क्वार्टर और नॉट अटेम्प्टेड। तो हम यहाँ पर जनरली चार ऑप्शन ही कंसिडर करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिटेड पावर इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 ये जाता है। ठीक है, एम इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इन केस फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 दिया हुआ है और फिर जो है सेकंड केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 दिया हुआ है। दोनों ही केस में हम ट्रांसमिटेड पावर निकाल देते हैं और हम देखते हैं कि क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो पी सी 1 प्लस 0 बाई 2 दैट इज द पी सी आएगा और पी सी 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज द 1.5 पीसी आएगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो यहाँ पर पावर है ना, वो पीसी से लेके 1.5 पीसी जा रही है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज में हो रहा है। दैट विल बी द राइट, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। द प्रॉपर्ली बायस्ड JFET एक्ट एज, JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो हमारे पास होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। जनरली ये इनपुट साइड होती है और ये हमारे पास आउटपुट साइड होती है। इनपुट साइड वेरी हाई इम्पीडेंस होता है तो गेट करंट नॉर्मली 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा गया है कि ये किस तरह काम करेगा, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स की तरह। पहले तो ये देखना है, और करंट कंट्रोल रहेगा या वोल्टेज कंट्रोल रहेगा। ये कैसे पता लगाया जा सकता है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से पता लगाया जा सकता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है JFET की, वो प्लॉट की जाती है हमारे पास ID और VGS के लिए, है ना। आईडी और VGS के बीच में ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की जाती है आईडी और VDS के बीच में। व्हाट आर द आउटपुट पैरामीटर, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे उसी को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से आती है। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या शो करते हैं, ये VGS के लेवल को शो करते हैं। मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए होता है वो पिंच ऑफ वोल्टेज, उसके बाद VGS1, VGS2 और VGS3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, ड्रेन करंट का लेवल भी बढ़ता जाता है। सो दैट VGS क्या है, हमारे पास इनपुट साइड वोल्टेज है ना, ये इनपुट साइड है। इनपुट साइड के वोल्टेज को कंट्रोल करके हम आउटपुट करंट के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है। या फिर जो है आप इसको थ्योरेटिकली नहीं समझ के फॉर्मूला बेस पे समझ सकते हो। ID इक्वल टू IDSS VGS1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका रहता है। तो भाई कंट्रोलिंग द VGS वी कैन चेंज द आउटपुट करंट। तो यहाँ पर आउटपुट करंट हमें मिल रही है, दैट इज द करंट सोर्स तो है ये। ठीक है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। बाई चेंजिंग द लेवल ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, वी कैन चेंज द आउटपुट करंट। तो ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। द वैल्यू ऑफ टोटल कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हमारे पास कॉमन बेस में अल्फा करंट गेन होता है, कॉमन कलेक्टर में गामा और कॉमन एमिटर में बीटा। क्वेश्चन किसका पूछा है, कॉमन बेस सर्किट में IC की वैल्यू पूछी है, कलेक्टर करंट की। यहाँ पर जो कॉमन बेस में जो फॉर्मूला होता है, IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO कलेक्टर टू बेस करंट, ये जो है ICO भी लिख देते हैं जनरली, कई केसेस में इसको ICO भी लिखते हैं। और बीटा के केस में अगर हो तो ये फॉर्मूला रहता है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन बेस के केस में। कॉमन बेस के केस में IC इक्वल टू अल्फा I प्लस यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज के रेस की वजह से जो हमारे पास करंट फ्लो होती है उसको भी हम कंसिडर करें, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है बीजीटी कांट बी यूज्ड एज ए स्विच इफ एसी सप्लाई इज अप्लाइड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ बीजीटी। पहले तो इस स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से ट्रू फॉल्स बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजीटी कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। एक बीजीटी को 3 स्टेट में यूज किया जा सकता है। अगर कट ऑफ रीजन है तो ओपन स्विच, अगर हमारे पास सैचुरेशन रीजन है तो क्लोज स्विच, और एक्टिव रीजन है तो एम्पलीफायर। ठीक है, अब हमारे पास एम्पलीफायर की तरह तो इसको यूज किया ही जा सकता है। हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एम्पलीफाई किसको करना होता है? वीक एसी सिग्नल होते हैं उनको जो है एक्टिव रीजन में हम बीजेटी को ऑपरेट करा के वीक एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। अब स्विच की बात है, स्विच ओपन स्विच या क्लोज स्विच। जनरली आप पावर बीजीटी भी पढ़ते हैं ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पर भी हम जो है पावर बीजीटी का यूज करके ऐसे इसको एज ए ओपन स्विच क्लोज स्विच की तरह यूज करते हैं ना, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में लगभग हमारे पास किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक हम जो है पावर बीजीटी का यूज करते हैं। हम स्विचिंग की तरह यूज कर सकते हैं एसी सप्लाई में, तभी तो इसको जो है पावर बीजीटी नाम दिया गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। ठीक है, तो हालांकि उसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन करते हैं, अलग बात, लेकिन इसको जो है स्विच की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सर्किट इज। हमारे पास ऐसे केस में ये बहुत ही नॉर्मल केस होता है जहां पर हमारे पास ये Z1 रहता है, ये Z2 रहता है। कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, वो इस केस का ही करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस केस में जो ट्रांसफर फंक्शन आता है PS इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 और Z1 की वैल्यू रख दो। Z2 इज द सीरीज में ये R2 प्लस 1 अपॉन SC, और Z1 है R1। सो R2 प्लस 1 अपॉन SC अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन SC। SC से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 1 प्लस SC R2 और 1 प्लस SC कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। इसको जो है टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में या कंपनसेटर में 1 प्लस ST, 1 प्लस अल्फा ST की टर्म में भी चेंज किया जा सकता है। अगर हमारा ये क्वेश्चन एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कंपनसेटर के लिए होता, लेकिन हमें यहीं तक पूछा है ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 प्लस SC R2 अपॉन 1 प्लस SC R1 प्लस R2। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? द विद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टेबिलिटी, विद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन। इन नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास क्या होता है? नॉर्मली ओपन लूप जो गेन रहता है वो GS रहता है, और अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक हम लगा देते हैं तो ओवरऑल जो क्लोज लूप गेन आता है वो हमारे पास क्या आता है? GS अपॉन 1 प्लस GSHS, है ना, 1 प्लस GSHS। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले के केस में मान लो 10 है, तो यहाँ पे 10 अपॉन समथिंग 1 प्लस x कुछ भी आएगा, तो इससे गेन डिक्रीज होगा, ये बात सही है। अब स्टेबिलिटी के बारे में बोलते हैं। अगर किसी सिस्टम का गेन घट रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ती है, क्योंकि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर गेन 1 प्लस GSHS फैक्टर से घट रहा है तो ये 1 प्लस GSHS फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है ना। और कभी भी जिस सिस्टम की बैंडविड्थ बढ़ती है उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी हमारे पास बढ़ती है। तो अल्टीमेटली सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हमें बैंडविड्थ को इंक्रीज करना पड़ता है, इन विद रेस्पेक्ट टू कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास गेन डिक्रीज होगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, सीधी सी बात है। मतलब गेन डिक्रीज होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहला पार्ट तो क्या है? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और बाद में गेन है तो इंक्रीज डिक्रीज आएगा, है ना। थोड़ा जल्दबाजी मत करना, गेन और स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और गेन डिक्रीज होगा, रेस्पेक्टिवली पूछा है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बिलो। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा केस है। इसमें स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो रहता है वो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर GSHS के S⁻n 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 एंड सो ऑन रहता है। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाता है। बस आपको ध्यान देना है,
एक तो आपको n की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं पता करना है, दूसरा पता करना है T1 T2 T3 T4। T1 T2 ये हमारे पास कैसे पता चलते हैं, अगर हमारे पास प्रीवियस स्लोप से नेक्स्ट स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पोल ऐड हुआ होगा, और प्रीवियस स्लोप से नेक्स्ट स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है तो जीरो ऐड हुआ होगा। हम ऐसे ही पता करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू कैसे पता करते हैं, स्टार्टिंग स्लोप का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है -20 dB पर डिकेड। स्टार्टिंग स्लोप दो प्लस 40 dB पर डिकेड का प्लस 40 है तो प्लस 40 इक्वल टू -20 n इक्वल टू -2 आ गया। n इक्वल टू -2 हो गया, s की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा s स्क्वायर, तो यहाँ से तो हट गया ये हमारे पास। इसका मतलब आंसर जो भी होगा उसमें s स्क्वायर की टर्म ऊपर होगी, तो बी और सी में से हमारे पास आंसर हो सकता है। ठीक है, बी और सी में से। अब हम T1 T2 की वैल्यू पता करते हैं। ये T1 T2 क्या होते हैं, अगले जो स्लोप चेंज होंगे, एक तो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। प्लस 40 से 20 गया मतलब -20 ऐड हुआ होगा, और प्लस 20 से 0 गया मतलब -20 और ऐड हुआ होगा। मतलब दो बार जो है स्लोप डिक्रीज हुआ, मतलब दो पोल आए होंगे, एक P1 और P2। P1 के लिए हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी पे आया, 1/2 पे, T1 इक्वल टू 1/2 दैट इज द 0.5। और दूसरा जो पोल हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी पे आया, 1/20 दैट इज द 0.05। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में, या इस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास पोल आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। GSHS इक्वल टू KS स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0.5s प्लस 1 प्लस 0.05s, यही आया। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास बी ऑप्शन में ले रहा है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्विनबर्न टेस्ट मेथड, जो टेस्टिंग स्विनबर्न हॉगकिंसन मेथड यूज किए जाते हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन के लिए, उसमें हमारे पास शंट मशीन हो चाहे जनरेटर हो, उसको मोटर की तरह ही एक नो लोड कंडीशन में रन किया जाता है। डी विल बी द राइट आंसर। ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर पी पोल मशीन है, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल इन डिग्री उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो थीटा एम इक्वल टू होता है 2 थीटा ई बाई पी, या फिर थीटा ई इक्वल टू होता है पी थीटा एम बाई 2। अब यहाँ पर रिलेशन देख लो कौन सा वाला हमारे पास पूछा गया, थीटा इक्वल टू पी थीटा एम बाई 2, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। और हमारे पास थीटा ई के ही रिलेशन पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, पी थीटा एम बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए पावर कंपोनेंट इज 0.25 पर यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इफ बेस केवी और एमवी दोनों को हाफ कर दिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है हमारे पास रिलेटेड है आपके पास Z पर यूनिट न्यू और Z पर यूनिट ओल्ड वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, Z पर यूनिट न्यू इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू स्क्वायर। अब न्यू वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू की हाफ है। ठीक है, तो Z पर यूनिट ओल्ड हमारे पास 0.25 है, न्यू वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू की हाफ है, यहाँ पर भी ओल्ड वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू की हाफ है। इसका मतलब न्यू वैल्यू या 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, ट्वाइस रहेगी, 2 स्क्वायर 0.25 इंटू 1/2 4.5 पर यूनिट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। केवी ओल्ड जो रहेगा वो आपके पास ट्वाइस ऑफ केवी न्यू रहेगा, या उल्टा बोल दो, हमारे पास नई वैल्यू जो है ओल्ड वैल्यू की हाफ, इसीलिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ। ठीक है, 0.5 पर यूनिट, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड, फुल कन्वर्टर कभी भी आए ना, ध्यान रखना, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आए या फुल कन्वर्टर आए तो दैट इज द 2Vm अपॉन पाई cos अल्फा, है ना। ये भी आप कर सकते हो Vm अपॉन पाई 1 प्लस cos अल्फा, लेकिन ये कब होता है, जब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड आप ऐड कर देते हो, और तब हमारे पास उस केस में Vm अपॉन 1 प्लस cos अल्फा आता है
है ना। फ्री व्हीलिंग डायोड जनरली फुल कन्वर्टर में नहीं ऐड करते। फुल कन्वर्टर या फुल्ली कंट्रोल्ड में बाई कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री हम मोटरिंग मोड और इन्वर्टिंग मोड या फिर मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड दोनों ऑपरेट करते हैं, है ना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह लाने के लिए, इसीलिए उसको फुल कन्वर्टर बोला जाता है। हाफ कंट्रोल या सेमी कन्वर्टर में कोई एक मोड आता है, मोटरिंग या फिर जो है जनरेटिंग। इफ एसीआर इज रिवर्स बायस ब्लॉकिंग जंक्शन, एक एसीआर में हमारे पास 3 जंक्शन होते हैं, PN J1 J2 J3। इसको अगर एनोड है, इधर कैथोड है, इसको रिवर्स बायस कर दिया जाए, यही क्वेश्चन हमें पूछा है, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, तब हमारे पास यहाँ नेगेटिव पोलरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी, तो यहाँ से जंक्शन J1 रिवर्स बायस हो जाता है, यहाँ से जंक्शन J3 रिवर्स बायस हो जाता है। और ये जो है अगर P टाइप मटेरियल पे पॉजिटिव आ गया, N टाइप मटेरियल पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। सेम टाइप का मटेरियल ऑपोजिट पोलरिटी आ जाए तो वो रिवर्स बायस है, इसका मतलब जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस है और जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस है। थोड़ा सा फास्ट करवा रहे सिंस इट इज द पेपर सॉल्यूशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एंगल ऑफ एजिम्पटोट्स बताना है। एंगल ऑफ एजिम्पटोट्स रूट लोकस के लिए तभी मिल सकते हैं जब आपके पास GSHS पता हो। GSHS मतलब एंगल ऑफ एजिम्पटोट्स का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 180 अपॉन P माइनस Z इंटू 2Q प्लस 1, ये रहता है फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूले में हमारे पास P माइनस जेड नंबर ऑफ पोल्स और जीरो चाहिए होंगे, Q की वैल्यू तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंक्रीज होती जाती है ना, ये एक इंटीजर नंबर है। पोल और जीरोस एजिम्पटोट्स क्या होते हैं, पोल और जीरोस का जो डिफरेंस होता है उतनी लाइंस जो है इन्फिनिटी की ओर जाती है और एज्यूम की हुई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एजिम्पटोट्स बोलते हैं। वो हमें गाइड करती है कि रूट लोकस का प्लॉट किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले पता तो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो जनरली होता क्या है, कभी भी कोई GSHS कैसे पता करें अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, ऐसे नहीं पता करना, ठीक है। ये जो केस है ये गलत होगा, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, फिर आप कैसे पता करोगे, है ना, फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से पता मत करना। जनरली GSHS क्या होता है अगर आपको देखा जाए तो वो आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, कोई भी के गेन होगा, न्यूमरेटर होगा और अपॉन डिनोमिनेटर होगा। अगर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, दैट इज द 1 प्लस के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर प्लस के न्यूमरेटर। अब आप इसको कंपैरिजन करो, ये डिनोमिनेटर प्लस के के साथ जो मल्टीप्लाई है वो टर्म कौन सी है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस के इंटू न्यूमरेटर, समझ गए क्या। तो इसका मतलब जो है के के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है वो न्यूमरेटर की टर्म और बाकी वाली टर्म हमारे पास पोल वाली टर्म, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस लिखो या कुछ भी लिखो, या इसको 5 भी कंसिडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास जो है दो पोल इस टर्म से आएंगे, 2s प्लस 5 भी लिख दो या s लिखोगे तो s स्क्वायर प्लस 3s, तो भी दो पोल आएंगे। अल्टीमेटली टोटल पोल कितने होंगे यहाँ पर, 1 2, और यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो 2 और हो जाएंगे, 4 पोल हो जाएंगे, और जीरोस कितना है, 1 है, ठीक है, जीरोस 1 है। तो अल्टीमेटली P माइनस जेड मतलब 3 एजिम्पटोट्स आएंगे, और 3 एजिम्पटोट्स में Q की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, तो यहाँ पर 3 एंगल आते हैं, 60 180 और 300 डिग्री, ये जो है स्टैंडर्ड रहता है हमारे पास। वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इन द सिस्टम द डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा या डेल्टा आप जैसा भी लिखते हो इज -1, द सिस्टम रेस्पॉन्सेस। जनरली हमारे पास क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में, हम जब एस प्लेन में प्लॉट्स पोल्स की लोकेशन को शो करते हैं सेकंड ऑर्डर में ना, तब अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशियो 0 हो तो हम यहाँ 2 पोल शो करते हैं, डैम्पिंग रेशियो 1 हो तो हम यहाँ शो करते हैं, और डैम्पिंग रेशियो 0 से 1 के बीच में लाई करें तो हम जो है इन दो लोकेशन पे शो करते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है हाफ सर्किल से इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। जनरली नेगेटिव साइड में हम पोल्स की लोकेशन को प्रेफर करते हैं,
किसी भी एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में, सो दैट सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इस केस में नेगेटिव साइड में डैम्पिंग कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, डैम्पिंग इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पूछा गया डैम्पिंग नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ आएगी, एक सर्किल और बनता है राइट साइड में, और अगर इसका उल्टा कर दो -1 डेल इक्वल टू -1, अगर दो पोल यहाँ आ जाए तो नेगेटिवली डैम्प्ड सिस्टम होगा। नेगेटिवली डैम्प्ड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में हमारे पास जैसे स्टेप इनपुट दिया तो वो जो है पहुंच जाता है यहाँ पे। लेकिन नेगेटिवली डैम्प्ड सिस्टम में ये सिस्टम जो है धीरे धीरे ऑसिलेशंस को राइज करता जाएगा, है ना, नेगेटिवली डैम्प्ड सिस्टम हो गया। ऑसिलेशन विद इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। Which of the following is not correct in relation to the properties of dielectric material? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। The electric field outside the dielectric get modified due to the induced poles। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, जनरली डाइपोल जो है अपना ग्रुप बना के इस तरह से रहते हैं, ठीक है। डाइपोल की जो पोलराइजेशन रहता है, ये डाइपोल मिलके पोलराइजेशन जनरेट करते हैं, ठीक है, और फिर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है, ये करेक्ट है हमारे पास। इंड्यूस्ड डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइपोल गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू द इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द डाइपोल, इनके बाहर की तरफ जो है ये मॉडिफाइड हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिक कंटेंट फ्री चार्जेस, ये इनकरेक्ट है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट ओनली ऑप्शन सी ही है ना, ओनली सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है ना, ओनली सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। यूनिट मैच करने के लिए पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, एच इज पहला है एच, एच इज द एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ एम्पियर टर्न पर मीटर। तो पहले के लिए यूनिट क्या हो गई, सेकंड, ए के लिए आ गया सेकंड। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज द वेबर, वेबर के लिए, बी के लिए थर्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, और सी के लिए आ गया फर्स्ट। और डी रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस फाई इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस की यूनिट क्या होगी, एस इक्वल टू एफ अपॉन फाई, एफ होता है एनआई और फाई ये एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, ये रिलेक्टेंस की यूनिट हो गई, तो एम्पियर टर्न पर वेबर, ये आ गया फोर्थ वाला ऑप्शन। तो अल्टीमेटली सेकंड, थर्ड, 1, 4 ऐसा आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, 1, 4, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सी है। देखो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका ऑप्शन सी है ना, ठीक है। अगर तुक्का लगा रहे थे तो सी लगाते तो थोड़ा बेनिफिट में रहते, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल इज नॉर्मली मेजर्ड इन, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिव मटेरियल, है ना। हमारे पास रेजिस्टेंस को, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो उसी कैटेगरी में इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, और वो जनरली मेगा ओम में रहता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले, एलसीडी क्या होता है, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डायोड नहीं, डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी विल बी द राइट आंसर। अब मेजरमेंट से अगेन रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज को किस ब्रिज से मेजर किया जा सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास एंडरसन ब्रिज, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास जो है सेरिंग ब्रिज, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कैंपल ब्रिज, और फ्रीक्वेंसी के लिए वेन ब्रिज। 2, 3, 4 और 1, सेकंड, थर्ड, 4 और 1, सी ऑप्शन अगेन करेक्ट। सी ऑप्शन में तुक्का लगा सकते थे, देखो ऐसे ही नहीं बोला है कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका सी ऑप्शन है। द पावर इन ए 3 फेज सिस्टम इज √3 VLIL cos phi, या फिर 3 V फेज I फेज cos phi। ये जो फाई रहता है इट इज ऑलवेज एंगल द, इट इज द फेज एंगल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल फेज क्वांटिटी के बीच का ही तो एंगल होगा, बहुत सीधी सी बात है, लाइन एंगल थोड़ी है ये तो फेज एंगल है। तो ये फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है, दैट इज द ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इन पावर सिस्टम अगर थ्री फेज फॉल्ट सर्किट फॉल्ट आता है, थ्री फेज फॉल्ट आता है ना, तो उस केस में इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता है कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये थ्री फेज फॉल्ट आ गया, ये हमारे पास जनरली 1 पर यूनिट इसको वोल्टेज को मानते हैं, E इक्वल टू EX। इस कंडीशन में जो फॉल्ट करंट आती है ना, उसका फॉर्मूला रहता है IF इक्वल टू E/X, या 1 पर यूनिट मानते हैं जनरली ये फर्स्ट केस में 10 पर यूनिट है। x आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/10, दैट इज द 0.1 पर यूनिट। अब क्या बोला गया, इफ दिस करंट इज टू बी लिमिट टू 5 पर यूनिट व्हाट रिएक्टेंस। अब एडिशनल एक रिएक्टेंस आपको यहाँ पर लगाना है x एक्सटर्नल, जिससे कि फॉल्ट करंट जो है वो 5 पर यूनिट आ जाए, 1/x प्लस x एक्सटर्नल, है ना। x की वैल्यू तो हमें पता है 0.1, x एक्सटर्नल यहाँ से कैलकुलेट करोगे x एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा 0.1 अगेन, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इन द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के 3 मेथड रहते हैं और तीनों के बारे में बोला गया है। लॉन्गर क्रॉस आर्म मेथड, ग्रेडिंग ऑफ द इंसुलेटर डिस्क और यूजिंग द गार्डरिंग। ABC तीनों करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइवर्सिटी फैक्टर इजी क्वेश्चन है, वो सीधा फॉर्मूला पूछ रेशियो या हमारे पास डेफिनेशन पूछिए। डाइवर्सिटी फैक्टर इज जनरली डिफाइंड एज द रेशियो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, अगेन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स आर, ध्यान रखना स्टेटर नहीं है, स्टेटर का फील्ड है आर। ग्रामर इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों फील्ड है, दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के लिए साथ जो है सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास स्टेशनरी रहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, Ke2² अपॉन V2x2, है ना, ये फॉर्मूला रहता है। E2 इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो ये वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। स्क्वायर तो लिखा नहीं है, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट रॉन्ग है। ओनली स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है हमारे पास, फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी चीज का यूज कहाँ किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग यूज इन सिंक्रोनस मोटर टू प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल करेक्ट, ए का फर्स्ट ही रहेगा। इंटरपोल वाइंडिंग इज यूज्ड इन डीसी जनरेटर टू न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, सेकंड का थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। एंड रिंग यूज्ड टू शॉर्ट सर्किट द रोटर बार्स इन केस ऑफ केस टाइप इंडक्शन मोटर, सी का हमारे पास सेकंड हो जाएगा। और कंजर्वेटर जो है हमारे पास जब ऑयल एक्सपांड होता है हीट के कारण, उस केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, सी, अगेन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर एम्प्लॉयड एज सिंक्रोनस रिएक्टर। जनरली हमारे पास सिंक्रोनस मोटर को जब आप लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कराओगे, तो जब वी कर्व हम बनाते हैं, वी कर्व किस तरह से बनता है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में इस तरह से वी कर्व बनता है, इधर लैगिंग पावर फैक्टर होता है, इधर लीडिंग पावर फैक्टर होता है। अगर आप जो है ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चला रहे हो लीडिंग पावर फैक्टर में, तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर बनता है, ठीक है। और अंडर एक्साइटेड कंडीशन में चला रहे हो तो ये सिंक्रोनस रिएक्टर बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लीडिंग पावर फैक्टर में कंडेंसर होना चाहिए, रिएक्टर नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। और सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड जो है, सिंक्रोनस मोटर हो या जनरेटर हो, हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जा सकता है। सही स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ए कॉमन कलेक्टर इज आल्सो नॉन एज, कॉमन कलेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर रेगुलेटर, अमीटर फॉलोअर, बेस अमीटर फॉलोअर विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। सिंपली बीजीटी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दैट इज द अल्फा। अल्फा हमारे पास करंट गेन का रहता है, कॉमन अमीटर में बीटा रहता है और कॉमन कलेक्टर में गामा रहता है। लेवल शिफ्टर हमारे पास कौन सा सर्किट बोला जाता है, बायस सर्किट, क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट ही बोलते हैं क्योंकि लेवल शिफ्टर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एसी वेव है, इसमें डीसी मिक्स कर देते हो तो रिजल्टेंट जो आती है वो एसी वेव आएगी, वो शिफ्टेड हो जाती है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये काम कौन करता है, क्लैम्पर करता है, लेवल को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। क्लैम्पर में क्या होता है, जनरली कैपेसिटर होता है जो वोल्टेज को स्टोर करके, चार्ज को स्टोर करके रखता है और जो है सिग्नल के साथ ऐड हो जाता है। जेड पैरामीटर आपको बताना है गिवन नेटवर्क में। जेड पैरामीटर के लिए हमारे पास इक्वेशन चाहिए, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जेड पैरामीटर में डिफाइंड करंट इन एवरी ब्रांच, उससे इजी हो जाता है। अगर यहाँ से I2 आएगी तो यहाँ मिलके क्या जाएगी I1 प्लस I2, और यहाँ पे क्या जाएगी 2I1 प्लस I2, है ना। यहाँ से अगर I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, I1 और मिल जाएगा तो यहाँ I1 प्लस I2 हो जाएगा, और फाइनली इस ब्रांच में क्या जाएगी 2I1 प्लस I2, ठीक है। अब हम लूप लगाते हैं। लूप अगर हम फर्स्ट केस में लगाएं तो क्या होगा, V1 वोल्टेज है, इधर वोल्टेज V2 है, V1 के केस में लगाते हैं, ठीक है। V1 माइनस 10I1 माइनस 15, उसमें से करंट कितनी जा रही है 2I1 प्लस I2। एक्सपांड कर दो इसको, I1 के फैक्टर को अलग करो, 30 प्लस 40I1 प्लस 15I2। 14 और 15 आ गया Z11 और Z12, 14 40 और 15, 40 और 15, ऐसा तो बी ऑप्शन ही है। वैसे डायरेक्टली आप बता सकते हो बिना सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। सेकंड इक्वेशन भी कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, तो आप सेकंड वाला लूप लगा दो। सेकंड वाला लूप बीच में करंट सोर्स वाला पार्ट कभी नहीं फॉलो करते, ध्यान रखना, है ना। उसको इस कंडीशन को सुपर मैश बोलते हैं, इसको अवॉइड करके हम नेक्स्ट वाला पार्ट को फॉलो करते हैं। V2 माइनस 20 ओम में से जा रही है I1 प्लस I2, और 15 ओम में से जा रही है अगेन 2I1 प्लस I2। इसको सॉल्व करो, V2 इक्वल टू 50I1 प्लस 35I2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज, इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रहता है 8.856 इंटू 10⁻⁻12, और ये आर जो है हमारे पास सेंटीमीटर में, मीटर में क्या लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर 0.02 मीटर इंटू 0.02। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा, ये तो पिको हो जाएगा, बाकी इनको मल्टीप्लाई करिएगा, ये 2.22 पिको फेराड आएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। ए कॉइल ऑफ 300 टन्स, ए कॉइल ऑफ, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए कॉइल ऑफ 300 टन्स, n इक्वल टू 300, मीन सर्कमफेरेंस लेंथ, लेंथ दिया हुआ है 300 mm, मीटर में लिखोगे तो 10⁻⁻3, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया 300 mm स्क्वायर, 300 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग करंट I इक्वल टू 3 amp, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इंडक्टेंस की वैल्यू। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है L बाई म्यू ए। हमें सब कुछ वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है, म्यू दे रखा है, म्यू नॉट कंसिडर कर लो अगर एयर कोर है तो, और एयर कोर नहीं होती कुछ और होता तो रिलेटिव परमेबिलिटी देता। एल दे रखा है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है,
ये सब कैलकुलेट करो, इससे आपका जो आंसर आएगा 113.04 पाई हेनरी आएगा, है ना। इसको सॉल्व करिएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। अगले कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो है नॉन टेक्निकल वाले, टेक्निकल वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर क्रिएटिंग इक्विपोटेंशियल ऑन पायलट वायर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज कनेक्टेड। जनरली हमारे पास पायलट वायर में अगर आप जो है इक्विपोटेंशियल लाना चाहते हो तो एक हमारे पास स्टेबलाइजिंग रजिस्टर लगाया जाता है इसकी सीरीज में पायलट वायर के, जिसको हम एडजस्टेबल रजिस्टर या फिर वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। जनरली ये पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला भी होता है आर एन इक्वल टू, है ना, फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, तो हमारे पास उस फॉर्मूले को भी रिमेम्बर करिएगा, वो भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज्यादा जो हमारे पास केस देखने को मिलेगा, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा, और प्राइमरी फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट रिले का, दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। Use of which of the following component differentiate a percentage differential relay from a normal differential relay? Normal differential relay में क्या होता है, जनरली हमारे पास यहाँ से जो करंट जाती है इनकमिंग और आउटगोइंग, इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीटी लगाते हैं, सीटी से हम मेजर कर लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके हम जो है रिले को ऑपरेट करवा देते हैं। लेकिन क्या होता है, जनरली अगर सीटी दोनों मैच नहीं करें, मिसमैच ऑफ सीटी हो जाए या और भी कई सारे सैचुरेशन के केसेस हो जाए, तो हमें कुछ रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हम एडिशनल रिले लगाते हैं, सॉरी एडिशनल कोयल लगा जाते हैं, ऑपरेटिंग कोयल के साथ साथ हमारे पास रीस्ट्रेनिंग कोयल लगा देते हैं, तो ये रिले जो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में चेंज हो जाती है। तो क्या कनेक्ट करना होगा, रीस्ट्रेनिंग कोयल। डी विल बी द राइट आंसर। रिएक्टेंस रिलेज, जनरली यूनिवर्सल इक्वेशन जो रहती है वो हमारे पास टॉर्क रिले की क्या रहती है, K1V स्क्वायर K2I स्क्वायर प्लस K3VI कॉस थीटा माइनस टॉ प्लस K4, इस तरह से, या माइनस K4, इस तरह से हमारे पास यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन रहती है। रिएक्टेंस रिले में हम जो है करंट कॉइल का यूज करते हैं और एक जो है हमारे पास वोल्टेज और करंट कॉइल के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और वहां पर जो इक्वेशन यूज करते हैं K1I स्क्वायर माइनस K3VI कॉस थीटा माइनस टो का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है ना रिएक्टेंस रिले के लिए, ये हमें जो ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। पॉजिटिव टर्म हमें ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी, रीस्ट्रेनिंग टॉर्क मतलब ऑपोजिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगी, नेगेटिव टर्म। तो ऑपरेटिंग टॉर्क जो है करंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये आवर करंट रिले है ना, करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये कैसी रिले है, आवर करंट रिले। और ऑपोज कौन कर रहा है, पावर, पावर मतलब डायरेक्शनल, है ना, ठीक है, ये डायरेक्शनल रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब ऑपोज करना। तो ये कैसे रिले हो गई, आवर करंट रिले डायरेक्शनल रीस्ट्रेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जीके से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एससीआर इज स्ट्रेट लाइन स्लोप। गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स में ना, गेट कैथोड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है जनरली, तो VG और IG, ये 130 दे रखा है। इफ अलाउबल गेट पावर डिसिपेशन, एक्चुअली सर्किट इसका कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। VS गेट जो है ये एससीआर है, यहाँ पे जो गेट वोल्टेज आता है ना और यहाँ पे जो गेट करंट जाएगी, उसके लिए हम सर्किट लगाते हैं, सोर्स वोल्टेज और ये सोर्स करंट और ये सोर्स रेजिस्टेंस, ये IG, ठीक है। और हमारे पास इस तरह से ये सर्किट बनता है। इस सर्किट के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, वोल्टेज और करंट का रेशियो स्लोप का हमारे पास VG अपॉन IG 130 दिया हुआ है, और पावर डिसिपेशन गेट लेवल पे पावर डिसिपेशन क्या होगा, VG इंटू IG, ये दिया हुआ है हमारे पास 0.5। सोर्स वोल्टेज आपको 15 वोल्ट दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें, सिंपली डेटा गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है।
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Vg स्क्वायर आ जाएगा 130 इंटू 0.5 दैट इज द 65 और Vg अंडर रूट 65 आ जाएगा। अंडर रूट 65 हमारे पास कितना होगा, अंडर रूट 65 दैट इज द 8.06 वोल्ट। अब यहां से आप Ig भी कैलकुलेट कर सकते हो। Ig क्या होगा 8.65 अपॉन 0.5 दैट इज द नहीं 0.5 अपॉन 8.65 0.057 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास Vg और Ig आ गया। अब आप जो है इजीली Rs की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे लूप लगा के। Vs माइनस IgRs माइनस Vg इक्वल टू 0। आपको Rs कैलकुलेट करना है Vs माइनस Vg अपॉन Ig। ये सारा डेटा है हमारे पास। Vs क्या है, Vs हमारे पास 15 है, Vg 8.65 अपॉन 0.057। 111.40 ऐसा आ रहा है, तो हमारे पास नियर बाय आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है। अगर चॉपर है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, डीसी टू वेरिएबल डीसी। इन्वर्टर है तो डीसी को एसी में, रेक्टिफायर है तो एसी को डीसी में, साथ ही साथ रिपल आ जाती है। साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है ना, फ्रीक्वेंसी एसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो हमारे पास चॉपर क्या करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है। बी के लिए सेकंड हो जाएगा। डीसी टू एसी इन्वर्टर करता है, एसी एट सेम फ्रीक्वेंसी टू अदर फ्रीक्वेंसी साइक्लो कन्वर्टर करता है, और एसी टू डीसी रेक्टिफायर करता है। तो क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, बी विल बी द राइट आंसर। पावर डायोड में रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। पावर डायोड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो, जब हम उसको ऑफ करते हैं तो ऑफ करने पर हमारे पास जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती है, वो इस तरह से जाती है कि जीरो हो जाती है, जीरो होने के बाद पीक रिवर्स करंट तक जाती है और फिर 25% तक रिड्यूस हो जाती है। जीरो होने के बाद 25% तक रिड्यूस होने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम, है ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम 25% ऑफ रिवर्स पीक करंट। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। When a current IT is 5 plus 10 cos 314t is measured using a ED type ammeter। ED टाइप है या MI टाइप हो, वो जो है टोटल RMS वैल्यू को मेजर करता है, मतलब AC और DC दोनों को मेजर करेगा, है ना। तो हमारे पास जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास IT इक्वल टू हमारे पास I नॉट प्लस IM1 साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कुछ भी आ जाए। अगर इसकी टोटल आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो डीसी का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। यही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है टोटल आरएमएस वैल्यू का, तो डीसी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 10 बाई √2 का स्क्वायर। पीक वैल्यू कितनी है 10, इसको ओपन करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस 100 बाई 2। 10 स्क्वायर बाई 2 लिखो या 100 बाई 2 लिखो, सी ऑप्शन ऐसा मैच करेगा, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट विद द वैल्यू ऑफ आईडी, डायोड करंट की वैल्यू क्या होगी और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इन द फॉलोइंग डायोड अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ डायोड। अप्रोक्सीमेट मॉडल का क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए जरा। एक सिलिकॉन डायोड कंसीडर करना है जिसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, लूप लगा दीजिए सिंपली, और यहाँ से जो करंट जाएगी वो आईडी रहेगी, डायोड करंट रहेगी। लूप लगाओगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 8 माइनस 1.2 आईडी
माइनस 6.1 आईडी माइनस 0.7 सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज, ये सिलिकॉन का बना हुआ है देखा है। तो यहाँ पर आईडी क्या होगा 8 माइनस 0.7 दैट इज द 7.3 अपॉन 7.3, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिली एम्पियर आएगा। आईडी 1 मिली एम्पियर आ गया। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज के लिए दूसरा लूप फॉलो करो। दूसरा लूप क्या होगा, 8 वोल्ट में से ये ड्रॉप घटा दोगे तो फिर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 8 वोल्ट में से 1.2 आईडी घटा दीजिए। आईडी 1 मिली एम्पियर है, 1.2 किलो ओम है, ध्यान रखना मिली और किलो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 6.8 वोल्ट। 1 मिली एम्पियर 6.8 वोल्ट, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर ए बीजीटी द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा करंट गेन इज, अल्फा और बीटा के बीच में करंट गेन रिलेशन क्या होगा, अल्फा हमारे पास रहता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा रहता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और गामा रहता है 1 प्लस बीटा। ऐसे आप तीनों का रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें किसका पूछा है, अल्फा का पूछा है। अल्फा इज द बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, दैट इज द सी। सी आंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। विच टाइप ऑफ CT इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा। CT का केस उल्टा होता है, स्टार साइड में आपको डेल्टा CT देखने को मिलेगी, और डेल्टा साइड में आपको जो है स्टार साइड की स्टार टाइप की CT देखने को मिलेगी। उल्टा होता है ट्रांसफार्मर की और CT का कॉन्फ़िगरेशन। स्टार डेल्टा है तो आपके पास ये डेल्टा स्टार रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। बस बार के लिए इसको यूज किया जाता है। फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन हो गया हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बस बार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दूसरे एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। फॉर 3 फेज सेमी कन्वर्टर, जनरली हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, एच पीरियोडिक साइकिल ऑफ आउटपुट वोल्टेज हैज ए पीरियोडिसिटी ऑफ, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है और कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जनरली हमारे पास क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है रेक्टिफायर की, वो पल्स इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ पल्सेस। अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है सिंगल फेज का, उसमें नंबर ऑफ पल्सेस 1 रहती है। फुल वेव है आपके पास तो हमारे पास जो है उसमें नंबर ऑफ पल्सेस जो है हमारे पास 2 रहती है। और अगर 3 फेज है और हाफ कंट्रोल्ड है ना, सेमी कंट्रोल्ड है, तो उस केस में हमारे पास जो है नंबर ऑफ पल्सेस 3 देखने को भी मिलती है और 6 भी देखने को मिलती है। अब आप कमेंट करके बताना किस कंडीशन में आपको 3 मिलेगी और किस कंडीशन में आपको 6 पल्सेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर जनरली जो हम 3 पल्सेस ही कंसिडर करते हैं, और अगर 360 डिग्री में 3 पल्सेस आएगी है ना, तो वेव फॉर्म जो है हर 120 डिग्री बाद जो है रिपीट करेगी। डी विल बी द राइट आंसर। और 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड में हमारे पास जो है जनरली 6 पल्सेस होती है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेप अप चॉपर है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन पूछा है। आउटपुट वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल, V input upon 1 minus alpha, that is the C will be the right answer. Again C. Next question देखिएगा जरा प्लीज। इन स्विचिंग मोड रेगुलेटर जनरली हमारे पास जो है एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए ऑसिलेटर का पीरियड जो है हमारे पास जो है 100 टाइम्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। SMPS में स्विचिंग फास्ट होना चाहिए, मतलब 100 टाइम से लॉन्गर ही होना चाहिए। और इस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे सेलेक्ट करोगे ऑसिलेटर में, जनरली R और C की वैल्यू को सेलेक्ट करके इस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया जाता है SMPS में। ठीक है, A विल बी द राइट आंसर, 100 टाइम्स लॉन्गर होगा। पिन टाइप इंसुलेटर जो है नेवर यूज फॉर हाई टेंशन लाइन, बिल्कुल सही बात है, हाई टेंशन लाइन के लिए नहीं यूज किए जाते। इनको जो 33 kV तक ही यूज किया जाता है, 66 kV तक नहीं। Statement second is false, statement first is true, D will be the right answer. Next question देखिए जरा please. When a line to ground fault is occurs, the current in a faulted phase is, देखो जरा प्लीज, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, Z1, Z2, Z0।
आपको इक्विवेलेंट सर्किट सारे फॉल्ट के याद होने चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर जो जीरो सीक्वेंस करंट आती है आई ए नॉट इक्वल टू आती है ई अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, और फॉल्ट करंट जो आती है वो 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट बोल दो इन केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, 3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बोल दो, 3 टाइम्स ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट बोल दो, ठीक है, ये स्पेशल केस है हमारे पास। ये सारी सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं और 3 टाइम्स आती है। तो अगर मैं जीरो सीक्वेंस करंट पूछूं तो क्या होगा, फॉल्ट करंट अपॉन 3 दैट इज 100 अपॉन 3 33.33 एम्पियर आपके पास देखने को मिलेगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, इट इज द डेटाबेस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, ये हमारे पास जो है 1043 केल्विन रहता है, ठीक है, 1043 केल्विन में इसमें हमारे पास जो आयरन का 1043 केल्विन रहता है, कोबाल्ट का 1400 केल्विन रहता है, और निकल का 627 केल्विन रहता है, और गैडोलिनियम का 292 केल्विन हमारे पास जो है क्यूरी टेम्परेचर रहता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, द फिनोमेना वेयर सुपर कंडक्टिविटी इन मटेरियल इज सप्रेस्ड exceeding the maximum current can conduct and maximum or the maximum field which can withstand is called। जनरली हमारे पास अगर कोई भी सुपर कंडक्टिविटी है वो तभी मेंटेन रहती है IC इक्वल टू 2πr/hc अगर हमारे पास करंट जो है क्रिटिकल करंट से कम हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो, तभी सुपर कंडक्टिविटी मिलेगी। ये कौन सा रूल है, ये सिल्सबी रूल है। लेकिन रूल के बारे में तो हमें यहाँ पूछा नहीं है, ये पूछा है कि अगर ये जो इवेंट आ जाए, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग। अगर करंट क्रिटिकल करंट से ज्यादा हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाए तो सुपर कंडक्टिविटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। क्वेंचिंग, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये विजिबिलिटी नहीं आ रहा है 68, ये क्वेश्चंस क्या है, विजिबिलिटी नहीं है, आप बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो जाए कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डेटा सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रॉम DC to 1 kilohertz to be transmitted using a modulation method, minimum bandwidth of a carrier channel required हो। the amplitude modulation, RSM SSB में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू का होता है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 से लेके 1 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, मैक्सिमम कितनी है 1 किलोहर्ट्ज, इसका डबल कर दो 2 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, इतनी मिनिमम बैंडविड्थ तो होनी चाहिए, डी विल बी द राइट आंसर, 2 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, एलवीडीटी कोर इज मूव्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द नल पोजीशन, द डिफरेंस ऑफ 2 सेकेंडरी वोल्टेज। एलवीडीटी में आपको पता है एक कोर होती है, उसके ऊपर एक साइड में तो हमारे पास जो है एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारे पास जो है ऑपोजिट फेज में कनेक्टेड होती है। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोर नल पोजीशन पे तो सेकेंडरी ES1 जो इंड्यूस वोल्टेज होगा और सेकेंडरी के दूसरे पार्ट में ES2 इंड्यूस वोल्टेज होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में रहते हैं और नल आउट कर देते हैं, आउटपुट वोल्टेज 0 आता है, ठीक है, ऑपोजिट फेज में रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोर का मूवमेंट होता है तब हमारे पास कोर के मूवमेंट होने पे आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है ना, और आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के साथ जो है फेज में रहता है, ठीक है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कब रहता है, जब हमारे पास नल पोजीशन रहती है, ठीक है, एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं जनरली हमारे पास, है ना। तो ये इंक्रीज होगा और विद सोर्स वोल्टेज के साथ सेम फेज में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, इसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी हो सकता है आंसर, किस केस में, यदि कोर की पोजीशन जो है दूसरी साइड होता है जनरली, जैसे मान लो E आउटपुट क्या होगा, ES1 माइनस ES2, अगर ज्यादा फ्लक्स ES2 के साथ लिंक होगा तो आउटपुट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और अगर हमारे पास ज्यादा फ्लक्स फर्स्ट सेकेंडरी की तरफ कनेक्ट होगा लिंक होगा
तो हमारे पास ES1 ग्रेटर देन ES2 आ जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हम जो है सी ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं, इन फेज विद सोर्स वोल्टेज। आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। टाइम ऑफ ऑपरेशन, द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए रिले TMS इज 1 TMS 1 दिया हुआ है तो टाइम ऑफ ऑपरेशन 5 सेकेंड है। TMS 0.4 हो तो टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? पहले आपको एक पता होनी चाहिए चीज, ऑपरेटिंग टाइम जो है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑपरेटिंग टाइम जो है प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग या PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगर टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग घटाइए 1 से 0.4 घटाइए, 0.4 की है, इसका मतलब 2.5 टाइम घटाइए, 5 सेकंड के 2.5 टाइम घटा दो तो 2 सेकंड आएगा हमारे पास, सीधी सी आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। जितना TMS घटा है उतना ऑपरेटिंग टाइम भी घटेगा। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिमेट्रिकल कंपोनेंट। जनरली क्या होता है हमारे पास, जनरली हमारे पास ए फेज के वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। बी फेज के वोल्टेज को VB1 प्लस VB2। सेकेंड क्वांटिटी नेगेटिव सीक्वेंस को शो करती है, फर्स्ट क्वांटिटी पॉजिटिव सीक्वेंस को शो करती है, और जीरो वाली जीरो सीक्वेंस को शो करती है। आप सभी जानते हैं कि अनबैलेंस कंडीशन में एनालिसिस के लिए फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास जो है सभी फेज क्वांटिटीज को जो है पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम इसको अल्फा ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, अल्फा VA1 अल्फा स्क्वायर VA2 VA0। तो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में शो करें VAB VA VB VC, तो ये हमारे पास जो आता है 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा L1, और ये सीक्वेंस वोल्टेज है VA1 VA2 VA0। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, VABC अगर एक सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो, है ना, ये आपके पास अलग अलग फेज की क्वांटिटी, ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास A, और ये आपके पास सीक्वेंस कंपोनेंट है VA1 2 0। ठीक है, V1 2 0 लिखो या ऐसे लिखो, तो यही रिलेशन हमारे पास यहाँ शो किया गया। ठीक है, तो VA1 2 0, अगर आप जो इसका इन्वर्स करोगे तो फिर आपके पास जो है, अगर VA1 2 नॉट 1 2 0 कैलकुलेट करना है तो E इनवर्स VABC आ जाएगा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब किसी को भी A मानो, यहाँ पर मैंने इसको A माना है, इनवर्स वाले केस में उसको A मानोगे तो इस केस में A इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब B ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, D भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ये 1/3 नहीं आता, ये 1/3 ध्यान रखना, ये तब आता है जब हम जो है पावर कैलकुलेशन करते हैं। ये वोल्टेज के केस में, करंट के केस में नहीं आते। ट्रांसमिशन लाइन में पावर कैलकुलेशन करते हैं ना, तब हमारे पास जो है ये केसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि ए इनवर्स जब कैलकुलेट करते हो वोल्टेज और करंट की क्वांटिटी में 1/3 बाहर जरूर आ जाता है, लेकिन ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट, ये वाले जो है ना खेल, ये ट्रांसमिशन लाइन के पावर कैलकुलेशन में आती है ना। ऐसा 1/3 को कंसीडर मत करिएगा, ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज वगैरह, तो इसीलिए जो है 1/3 वाली टर्म को जो है हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विद प्रॉपर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट। जीरो सीक्वेंस करंट हमेशा ग्राउंड होगा तभी फ्लो होगी, अगर ग्राउंड नहीं अवेलेबल है तो नहीं फ्लो होगी। लाइन टू लाइन फॉल्ट में हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, नहीं फ्लो होगी। ठीक है, इन द गिवन लेटेस्ट नेटवर्क द फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर मैक्सिमम। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब RL वेरिएबल, RL किसके बराबर होना चाहिए, RTH के बराबर, है ना। तो यहाँ पे मैंने A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया। ठीक है, अब जो है इस नेटवर्क को RTH कैलकुलेट करने के लिए A और B टर्मिनल को ओपन करते हैं, आप सभी को मालूम है, और इसको ट्विस्टेड कर देते हैं। इसको ट्विस्टेड करेंगे तो कैसा नेटवर्क बनेगा, 7 ओम, ये 5 ओम इधर आ जाएगा, ये 9 ओम और ये 6 ओम। अब बताओ A और B कहाँ चले गए, ट्विस्टेड किया तो यहाँ तो A ही रहा, है ना, और B जो है आपके पास किधर चला गया,
ये ट्विस्टेड करके इधर आया ना, इसको नीचे से इस तरह ट्विस्ट किया तो ये बी आ गया। ठीक है, अब ए और बी के मध्य आपको जो है पता करना है आरटीएच, यहाँ पे ये आरटीएच कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज हो गए, ये सीरीज हो गए 6 और 7 13, ये 13 थोड़ा सा उसी फॉर्म में टेढ़ा चल रहे हैं। ठीक है, और 9 और 5 14, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दो। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे 13 इंटू 14 अपॉन 27, दैट इज द 6.74। 6.74 इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये 100% 6.74 ही आंसर आएगा। हाँ, नियर बाई जो है आप 6.5 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक बात है, लेकिन दैट इज नॉट नियर बाई। जितना नियर बाई होना चाहिए 6.7 तक होता तो चलता, इस पे ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, द करंट आईटी इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है ना, ये अगर आपके पास दो सोर्स आ जाए, डीसी भी आया एसी भी आया, तो सुपर पोजिशन के थ्रू आप इसको सॉल्व करें। पहले केस में केवल डीसी सोर्स को कंसीडर करते हैं, है ना, इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर ओपन सर्किट। तो डीसी के केस में आपके पास करंट कितनी जाएगी, I1 कितना आ गया 0, पहला केस कंप्लीट। अब दूसरा सोर्स कंसीडर करते एसी सोर्स, 10 साइन ओमेगा हमें 1 दिया हुआ है तो 10 साइन टी लिख देते हैं सिंपल। आर है 1 ओम, जेडएल जे ओमेगा एल, ये J2 हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए सिंपली, और ये माइनस J1 हो जाएगा, जेड सी इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया तो ये हो गया। जेड हमारे पास कितना आ गया, जेड आया हमारे पास 1 प्लस J2 माइनस J1, दैट इज द 1 प्लस J1। इसको रेक्टेंगुलर को पोलर में चेंज करोगे √2 एंगल 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आई हमें कैलकुलेट करना है सेकंड केस में। सेकंड केस में आई इक्वल टू वी बाई जेड 10 साइन टी अपॉन √2 एंगल 45, क्या आएगा 10 बाई √2, दैट इज द 7.707 साइन टी माइनस 45 डिग्री। ठीक है, माइनस 45 डिग्री, ए विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट केस में तो जीरो करंट थी, दोनों को सुपर पोजिशन में दोनों का सम कर देते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, इन द नेटवर्क फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। नेटवर्क फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पे मल्टीपल पोल आ गए, एस प्लेन पे ऐसे मल्टीपल पोल आ गए, सिस्टम विल बी कॉल्ड द मार्जिनल स्टेबल। बिल्कुल गलत, ओरिजिन पे सिंगल पोल आए तो मार्जिनल स्टेबल रहता है, या फिर सिंगल कॉम्प्लेक्स पोल आए तो मार्जिनल स्टेबल रहता है। मल्टीपल पोल मतलब एस स्क्वायर की टर्म आएगी, अनस्टेबल हो जाता है, ये गलत बात है, ध्यान रखना। ठीक है, the necessary and sufficient condition for the system to be stable, roots of characteristics must lie in the left half of S plane, negative half of S plane, second statement correct। ठीक है, statement 1 is false, second is true, A will be the right answer। ठीक है, next question देखिएगा जरा प्लीज। नाइक्रोम, ये पता नहीं केमिकल कंपोजिशन RSM SSB वालों का फेवरेट है, हर बार एक केमिकल कंपोजिशन पूछ लेते हैं। नाइक्रोम में निकल 80%, 80-20 का रेशियो होता है, वायर के लिए जो यूज होता है रेजिस्टेंस वायर गेज के लिए, स्ट्रैंड गेज में निकल 80% और क्रोमियम 20% आता है। मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में एक वाट मीटर लगा दो, उससे सिंगल फेज की पावर मेजर कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 वाट मीटर मेथड से भी हो सकता है। और 3 से वाट मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते और डायरेक्ट जो 2 वाट मीटर की रीडिंग को ऐड करके कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2 वाट मीटर मेथड भी यूज हो सकता है। बी और सी बोथ आर करेक्ट, बैलेंस सिस्टम होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, बैलेंस सिस्टम है इसलिए 1 वाट मीटर मेथड भी यूज किया जा सकता है, 2 भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। आगे हमारे पास नॉन टेक्निकल जीके से रिलेटेड है, अगले क्वेश्चन में ये 10 वोल्ट बैटरी डायग्राम बनाता है। एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए नॉन लीनियर रोड। नॉन लीनियर रोड हमें पता नहीं है क्या है जरूर, जिसका वोल्टेज कोई भी होगा यहाँ पे। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है,
ये है द करंट डिलीवर बाय द बैटरी। करंट डिलीवर यहाँ से जो होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, 10 माइनस आई माइनस वी इक्वल टू 0। वी इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस आई। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमें सर्किट से मिल गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, क्या दी हुई है, 7i इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v। यहाँ पे v की वैल्यू रख दो सिंपली, 10 माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस 2 10 माइनस आई, एक्सपांड कर दो 7i 100 माइनस 20i प्लस आई स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2। इसको एक्सपांड करोगे ना, आई की दो वैल्यू आएगी, 5 एम्पियर एंड 24 एम्पियर। वैलिड कौन सी होगी, 5 एम्पियर होगी। आएगी दोनों 5 एम्पियर एंड 24 एम्पियर, लेकिन जब आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे ना 24 एम्पियर के लिए वोल्टेज 10 माइनस 24 नेगेटिव हो जाएगा, है ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वैलिडिटी तो केवल 5 एम्पियर की रहेगी। किसी को जबरदस्ती ऑब्जेक्शन करना है और वैलिडिटी के हिसाब से तो कर सकता है, लेकिन किसी ने अगर दोनों ऑप्शन लगाए हैं 5 एम्पियर 24 एम्पियर तो हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 11 ब्रांचेस, B11 है, 8 नोड है, तो हमारे पास लूप इक्वेशन, नंबर ऑफ मैश इक्वेशन का फॉर्मूला रहता है B माइनस एन प्लस 1, ऐसा भी लिखते हैं। ब्रांच माइनस ट्विग्स भी लिख सकते हैं, ब्रांच माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 11 माइनस 8 प्लस 1 दैट इज द 12 माइनस 8 4 लूप इक्वेशन हमारे पास रहेगी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जीके से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन बी माइनस ए, टाइम की फॉर्म में नहीं है, इसको अलग ले लेते हैं, e की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन को एस डोमेन में चेंज करता है, टाइम डोमेन वाली टर्म को एस डोमेन में चेंज करो, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन बी माइनस ए, ई की पावर माइनस ए टी का 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी। एक्सपांड करो इसको, 1 अपॉन बी माइनस ए एस प्लस बी एस प्लस ए, माइनस है ना यहाँ पे माइनस ले लिया, अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, बी माइनस ए रह जाएगा, बी माइनस ए रह जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले से, इस वाले से। ठीक है, तो ये रहने वाला तो 1 प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए और 1 अब एस प्लस बी रहने वाला। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जेड मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द जेड मैट्रिक्स ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन बाय, तो वाई मैट्रिक्स में y22 निकालना है, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए Z22 Z11 अपॉन डेल जेड, या फिर इनवर्स ले लो, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लोगे वाई मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0.9 इंटू 0.6 माइनस 0.2 इंटू 0.2, और इनवर्स में पोजीशन चेंज कर देते हैं, इधर 0.6 और इधर 0.9 और इधर साइन चेंज करके रख देते हैं, ये आ जाएगा 0.9 इंटू 0.6 माइनस 0.2 इंटू 0.2 0.5 है ना, 0.6 अपॉन 0.5 माइनस 0.2 अपॉन 0.5 माइनस 0.2 अपॉन 0.5, हमें तो लास्ट वाला चाहिए 0.9 अपॉन 0.5 1.8। अब ये भी क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने 1.8 नहीं लाया है, ये जो यूनिट होगा ना ये मो होगा इस बेसिस पे भी इस क्वेश्चन में आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। कैसे, आप आंसर तो 1.8 ले आए होंगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आया वो भी इस क्वेश्चन को जो है चैलेंज कर सकता है, क्योंकि यूनिट क्या दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, मो नहीं दिया हुआ है ना। हियर कैन बी, यू कैन अप्लाई फॉर द ऑब्जेक्शन। हालांकि ज्यादा जज्बाती नहीं हो तो फिर जो है ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो सकता है। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है टाइप 1 सिस्टम के लिए। ये नाइक्विस्ट प्लॉट में हमारे पास गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की इंफॉर्मेशन देनी है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन ए,
और वेयर ए इज गेन एट ये फॉर्मूला डीबी में गेन मार्जिन इन डीबी इज 20 log 1 अपॉन ए, और ए जो रहता है गेन एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले गेन मार्जिन की कहानी निपटा देते हैं, फिर बाद में देखेंगे फेज दूसरे के बारे में। ये जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में ओरिजिन से गेन आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1, मान लो 2 लिख दिया या 1.2 लिख दिया, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, सॉरी ये लेस देन 1 वैल्यू आएगी, लेस देन 1 वैल्यू के लिए लॉग नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब ओवरऑल जो है गेन मार्जिन नेगेटिव आएगा, बात खत्म। ठीक है, दूसरी बात फेज मार्जिन, फेज मार्जिन 180 प्लस 5, और 5 कहाँ देखना है, ओमेगा जी सी पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ, यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से रेफरेंस से एंगल हम मेजर करते हैं, ये तो 180 से बड़ा आएगा, मतलब मान लो 250 डिग्री आ गया, 180 माइनस 250 माइनस 70 डिग्री, फेज मार्जिन भी नेगेटिव है। आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, अगर यूनिट वाले मैग्नीट्यूड के बाहर बन रहा है सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन नेगेटिव होते हैं। अगर यूनिट वाले मैग्नीट्यूड से अंदर की तरफ सिस्टम बन रहा है ना, तो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास कहानी है। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन नेगेटिव रहेंगे, डी विल बी द राइट आंसर। फॉलोइंग टेबल राउ थ्योरी को शो कर रही है, जितने साइन चेंज होंगे उतने पोल जो है राइट हाफ में जाएंगे। देखते हैं क्या है, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ एक साइन चेंज, फिर दूसरा साइन चेंज, फिर तीसरा साइन चेंज, 3 साइन चेंज हुए, इसका मतलब 3 पोल्स इन द राइट हाफ एस प्लेन, डी विल बी द राइट आंसर। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स इज जीएस, जीएस नहीं है जिसको टीएस लिखना चाहिए था। ठीक है, टीएस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस, 10s प्लस 4 s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। सी एस क्या होगा, 10s प्लस 4, आर एस मल्टीप्लाई में आएगा, आर एस यूनिट स्टेप है ना, स्टेप के लिए आर एस क्या होगा, 1 अपॉन एस ना, तो s नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s। स्टेडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू कैसे पता करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s सी एस, रेस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू पता करनी है ना, तो s से मल्टीप्लाई करके s इक्वल टू 0 कर दो, तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर s इक्वल टू 0 कर दोगे तो 4 1 5 रह जाएगा, दैट इज द 4/5। आंसर क्या आएगा, बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनपुट पावर ऑफ ए 3 फेज, इनपुट पावर ऑफ ए 3 फेज सर्किट इन 2 वाटमीटर मेथड, द रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर विल बी पॉजिटिव। ये नहीं बोला इक्वल है या कैसी है, अगर फेज एंगल 0 डिग्री हो तो इक्वल वैल्यू आ जाती है, और फिर बढ़ते जाते हैं 60 डिग्री तक हमारे पास जो है एक वाटमीटर की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहती है और एक की 0 हो जाती है ना, मतलब अगर एंगल 60 डिग्री से कम रहेगा तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से कम, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, रेजोनेंस, रेजोनेंस अकर्स इन ए सीरीज सर्किट एट ए फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया, सही बात है, ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एट दिस कंडीशन इज मैक्सिमम, इंपेडेंस मिनिमम होता है Z इक्वल टू आर। सीरीज रेजोनेंस में, सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं ना, तो ए जो है हमारे पास ट्रू है, आर इज फॉल्स, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आपको पता होना चाहिए दो टाइप के ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम एफिशिएंसी की एक कंडीशन होती है आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर, सही बात, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होने चाहिए, फुल लोड कॉपर लॉसेस के बराबर हो ऐसा नहीं बोला। ठीक, अब हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर जनरली 100% लोड पे ऑपरेट करता है, एक्स इज द लेवल ऑफ लोड। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली 70% ऑफ लोड पे ऑपरेट करता है। ठीक है, यहां पर आपके पास
अगर आप आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस रखोगे, कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉसेस। एक्स इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉसेस। यहाँ आयरन लॉसेस इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉसेस बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में 0.7 का स्क्वायर करोगे 0.49 आएगा ना। आयरन लॉसेस 0.49 ऑफ फुल लोड कॉपर लॉसेस, लगभग 50% होते हैं हमारे पास फुल लोड कॉपर लॉसेस के आयरन लॉसेस मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो ऑप्शन में तो फुल लोड कॉपर लॉसेस बोला है, कहीं कॉपर लॉसेस तो बोला ही नहीं है ना। 1/3 तो नहीं होगा, ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन किसी ने इक्वल लगाया है तो गड़बड़ करके आ गए भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन को बहुत बहुत शांति से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपके पास ये रिजल्ट आए, आपको देखना है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालनी है, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन से? आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। ठीक, आउटपुट पावर क्या है? आउटपुट की रीडिंग दी हुई, वेयर द आउटपुट करंट वोल्टेज पावर फैक्टर सब दिया हुआ, बढ़िया बात। वी आई cos फाइव होता है आउटपुट पावर, वी आई cos फाइव, वी नॉट आई नॉट cos फाइव 512। हालांकि इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान देना होता है, बट वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम इसको फटाफट कर ले। 5100 आयरन लॉस कौन देता है? ओपन सर्किट टेस्ट 80 वाट आ गया। कॉपर लॉसेस कौन देता है? 100 वाट। अब सर आपने यहाँ तो आपने एक्स स्क्वायर पीसीएफ नहीं लिखा, ऐसे कैसे कर दिया? एक्स इज द लेवल ऑफ लोड। अरे भाई साहब, लेवल ऑफ लोड वही है, देखो कैसे। 12 एम्पियर फुल लोड कंडीशन थी, 12 एम्पियर यही कंडीशन है, मतलब दोनों करंट को, जनरली जो करंट होती है ना, आई इक्वल टू एक्स आई फुल लोड होती है। अगर इन दोनों करंट में चेंज होता तो फिर हम एक्स की वैल्यू जो है निकाल सकते थे यहाँ से। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, ये फुल लोड कंडीशन ही है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 96.59% आएगा, 95% नहीं आएगा। ठीक है, 59% सी विल बी द राइट आंसर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आर नॉट वन, एक्स नॉट वन कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन निकल सकता है। फुल लोड कॉपर लॉसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस निकाल सकते हैं, कोर लॉसेस नहीं निकाल सकते। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या नहीं निकाल सकते, यही हमें पूछा था, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। एक पावर सिस्टम जो है 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया, कोरोना लॉस इतने आए। अब 60 हर्ट्ज सप्लाई पे ऑपरेट कर रहे हो तो कोरोना लॉस बताओ। कोरोना लॉस का फॉर्मूला 241 इंटू 10⁻⁵ f प्लस 25 अपॉन डेल इंटू रूट आर बाई डी वी फेज माइनस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है ऑपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f प्लस 25। कोरोना लॉस फर्स्ट केस में क्या है? फ्रीक्वेंसी है 50, सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी है 60 ना, प्लस आएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो लो, PC2 अपॉन PC1, एक 85 अपॉन 75, PC1 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो PC2 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0.566। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं? बाई कंट्रोलिंग रोड। कंट्रोलिंग रोड बोरोन कैडमियम इनकी बनी हुई होती है। सी विल बी द राइट आंसर। जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जीरो IR नॉट ये दिया हुआ है, और न्यूट्रल से करंट कितनी जाएगी? 3 टाइम्स जाती है ना, न्यूट्रल में 3 टाइम्स करंट जाती है हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ IR नॉट। तो अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 1.2 दैट इज द 3.6 पर यूनिट। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास। ये सारे जो है हमारे पास नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं।
अब हमारे पास 10 क्वेश्चन बचे हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया होगा कमेंट करिएगा, है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ईएमएफटी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जनरली हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस जो लॉस लाइन का रहता है ये रहता है ना, इनपुट इम्पीडेंस ये रहता है जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट टेन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस जेड नॉट जेड एल टेन हाइपरबोलिक गामा एल। अगर लॉसलेस लाइन हो जाती है ना तो उसमें हमारे पास गामा जो रहता है अल्फा प्लस जे बीटा रहता है, उसमें एटेन्यूएशन फैक्टर 0 रह जाता है, बीटा की टर्म आ जाती है। तो इसी में अगर लॉसलेस लाइन करोगे तो बीटा की टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, इसका यही आंसर है। अब हमें देखना है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये लोड इम्पीडेंस होता है। अगर ओपन सर्किट है तो लोड इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट है तो लोड इम्पीडेंस 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट वाला ही देख लेते हैं, उससे हमारे पास फटाफट हो जाएगा। अगर ZL 0 कर दोगे इस इक्वेशन में, ZL 0 करोगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, Z इनपुट इक्वल टू बचेगा Z नॉट टेन हाइपरबोलिक गामा, है ना। तो गामा ले लो या बीटा ले लो, लॉसलेस लाइन है तो, है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा बीटा वाली टर्म, ठीक है, या गामा लिख दो। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहे, सिंस यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन किस पे करना है उसी बेसिस पे बता रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन ढंग से किया जाए। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए अंडरग्राउंड केबल। वेलोसिटी जो रहती है ये फॉर्मूला रहता है c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। लास्ट यूनिट से ईएमएफटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 3 × 10⁸ रिलेटिव परमिबिलिटी नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी जरूर दी हुई है। परमिटिविटी कितना दिया हुआ है 4, ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। लोड इम्पीडेंस 400 ओम, सर्ज इम्पीडेंस वो भी हमारे पास 400 ओम, ठीक है। सोर्स नहीं, सर्ज इम्पीडेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 400 दैट इज द 0, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, द वेव इक्वेशन फॉर द कंडक्टिंग मीडियम क्या होनी चाहिए, कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आएगी, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया हो या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा पेपर है इवनिंग सेशन उसके साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।